हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एकाग्रता सीए पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोगों। और आज संडे का दिन है और हम लोग करने क्या वाले हैं भाई? आज हम लोग करने वाले हैं कि हमारी पढ़ाई को इतना सारा करने के बाद भी ऑडिट में यार आखिर नंबर कैसे लाए जाएं, है ना? कैसे हम अपने नंबर को और बढ़िया बना सके ऑडिट में, कैसा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसकी सारी टिप्स आप लोगों को मैं आज के सेशन के अंदर देने वाला हूं। चलिए जी, तो सबसे पहला काम ये करना है बच्चे लोगों, वीडियो को एकदम एंड तक आप लोगों को देख लेना है। और क्या करना है, अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन भी जरूर दबा देना है, ठीक है ना? क्योंकि बाहुबली पूरी टीम जो है वो इस वक्त में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आ रही है। और बच्चे लोगों, हम लोगों के बैचेस जो हैं अब सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप हमने चालू कर दिया है, सेकंड ग्रुप भी आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट अवेलेबल है। लाइव क्लासेस उसके बाद चालू होने वाली है उसकी भी। और ये सारे हमारे पैक है, महापैक प्रो, जिनको लेकर के आप बढ़िया तरीके से हमसे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बराबर, सारी बात हो गई। अब बच्चे लोगों, जैसा मैंने कहा, बगैर आपका समय गवाए एकदम फटाफट से स्टार्ट करता हूं। सर, हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों? आज हम करने वाले हैं कि एक टॉपर का जिसने नंबर अचीव किए हैं, आप समझे 70 में से 55। अच्छा, अब सर 70 में से 55 ही बेटा, 55 नंबर इधर है, 25 नंबर हमारे चले जाते हैं सीधे सीधे एमसीक्यू से। तो आप सोच लो नंबर कहां तक हमारा पहुंच जाएगा, एकदम तगड़ा वाला नंबर 80 नंबर तक पहुंचते हैं बच्चे लोगों। तो अच्छे नंबर लाने की पहली टेक्निक है एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर जम के फोकस करो। जितना बढ़िया तुम लोग एमसीक्यू करने वाले हो, उतने अच्छे मार्क्स अपने को मिलने वाले हैं। समझे मेरी बात को? तो एमसीक्यू बहुत तगड़ा तैयार करो, एकदम से 20 से 25 नंबर के बीच ऊपर लाते हो तो और अच्छा है। अगर एमसीक्यू में आ गया तो यहां का हमारा काम तो बस पूछो ही मत, एकदम इजी हो जाएगा बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से? चलो, अब बहुत फटाफट से ये सेशन में स्टार्ट करूंगा, एंड तक पूरा देखना। हम डिस्कस यहां करने वाले हैं कि यार कैसा आंसर लिखा है, कैसे मार्क्स इनको मिले और कैसे अपने को बढ़िया काम करना है, ठीक है ना? चलिए, तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया है बच्चे लोगों, वो सबसे पहले 5th क्वेश्चन किया है। तो इससे एक बात समझ में आई कि यार जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है उसको पहले करिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ए से ही अपने को शुरू करना है ना, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। लेकिन बचपन से अपन सुनते आए हैं कि जो तुमको सबसे बढ़िया आता है उसको सबसे पहले करना चाहिए, बराबर। तो इन्होंने भी क्या किया है बच्चे लोगों को, सबसे पहले किया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, मैं जो इनके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, उनमें एक करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला। इसमें से इनको 14 में से 10 नंबर मिले हैं। 6th वाले क्वेश्चन में इनको मिले हैं 14 में से भाई साहब 13 मार्क्स। और भाई पूरे में से पूरे नंबर भाई लेकर के आए, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे लोगों, एक आध क्वेश्चन में आपसे जो और क्वेश्चन सब में लगभग 14 में से 10-12 नंबर ही हैं। एक सेकंड क्वेश्चन इनका हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपलसरी वाला भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, वो 5th क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि आईसीए ने क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईसीए ने यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है बच्चे लोगों को कुछ ऐसा है। कंपनीज एक्ट का हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई। PQ एंड कंपनी वांट टू डाइवर्सिफाई बिजनेस, ये सारा ठीक है। अल्टीमेटली बच्चों, इन्होंने सेक्शन 53 के प्रोविजन आप लोगों से पूछे हैं, बराबर, कि भैया सेक्शन नंबर 53 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिस्काउंट के क्या प्रोविजन है वो बता दो, और कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दो अगर कंपनी फेल हो जाए। तो बच्चों, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53 पूरा अपने को उधर लिख देना है, सीधा सा ही अपन ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है ना? एकदम आसान सी बात होगी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है भाई, इसमें इनको नंबर कितने मिले पहले तो मैं वो देख रहा हूं आपके लिए। 5th के ए में से इसको 4 में से 2 ही नंबर मिले यार। 14 में से 10 टोटल है, लेकिन यहां 4 में से 2 ही है। तो ऐसा क्या हुआ बच्चों? अपन सारी चीजें देख रहे हैं, है ना, कि अच्छा नंबर लाने के लिए क्या किया है और कहां नंबर कटे हैं, कौन सी गलती हमको नहीं करनी है भैया, वो अपन बात करने वाले। तो पहले तो आईसीए का आंसर चेक करो, आओ फटाफट मेरे साथ में। तो 53 के हिसाब से अपने को पता है भैया डिस्काउंट पे अलाउड है ही नहीं, अगर कर दिया तो वॉइड हो जाएगा, अपने को पता है। उसके अलावा अपने को पता है कि अगर शेयर हम इशू करते हैं, कोई रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर अगर इशू कर रहे हैं आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से, तो ये परमिसिबल रहेगा। 1 और 2 जो है, नॉटविथस्टैंडिंग भले वहां कुछ भी लिखा हुआ हो, कंपनी अपने क्रेडिटर को इशू कर सकती है, ठीक है, इनके थ्रू। और अगर आप फेल हो जाते हो तो डिफॉल्ट के लिए सर पेनल्टी दे रखी है। पेनल्टी कितना है बच्चे लोगों को देखना है। यहां से इन्होंने पेनल्टी दिया है जितना अमाउंट आपने रेस किया डिस्काउंट के थ्रू, या 5 लाख रुपीज, इनमें से जो भी लोअर होगा। उसके अलावा कंपनी सारा पैसा वापस करेगी 12% इंटरेस्ट के साथ में। ये इन्होंने आंसर में लिखा है। अब हमारे स्टूडेंट ने क्या लिखा,
एज पर सेक्शन 53 बच्चों क्वेश्चन देखते ही पेपर देखते ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए, राइटिंग एकदम प्रॉपर, ज्यादा खूबसूरत नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लिखना है कि कॉपी चेकर को तुम्हारा आंसर दिखाई दे जाए, है ना। तो हेडिंग ऊपर देख लो, बीच में लगाई है आंसर टू क्वेश्चन, बराबर से एकदम फर्स्ट क्लास है। एक एक लाइन आपको बराबर बीच में इन्होंने लाइंस छोड़ी भी है भाई, तो एकदम प्रॉपर जब कोई कॉपी चेकर देखेगा तो उसको चीजें समझ में आएंगी प्रॉपर क्या लिखा गया है। तो एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स ऑफ अ डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, बिल्कुल सही लाइन है। फर्दर कंपनी में इशू शेयर एट ए प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू अंडर, अब बच्चों यहां इनको क्रॉस मिल गया सर, लेकिन सही लिखा है ना, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग और स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान। बच्चों यहां पे पॉइंट ये था, कंपनी में इशू शेयर एट ए प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू टू क्रेडिटर्स। अपन ने जो लाइन वहां पढ़ी थी ना सजेस्टेड में, वहां से आप देखोगे लिखा है क्रेडिटर्स को दे सकते हो जब डेब्ट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स हो। बच्चों पूरा प्रॉपर एक लाइन है कि भी क्रेडिटर्स हो जहां डेब्ट के बदले में आप शेयर्स दे रहे हो उस केस में, और फिर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम वाला पॉइंट आना चाहिए था, इसीलिए आईसी ने यहां पे मार्क्स काटे हैं। तो लिखिए तो प्रॉपर लिखिए, है ना। कंपनी इशूइंग शेयर एट डिस्काउंट इन केस ऑफ अदर देन दोज स्पेसिफाई अबव, तो पेनल्टी क्या लिखी है बच्चे लोगों, ये लिखो, इन्होंने पेनल्टी लिखा है लोअर ऑफ 5 लाख रुपया, अमाउंट रेज थ्रू इशू, बिल्कुल सही है, along with interest at the rate of 12% per annum। इसका अब यहां पे ये जो लाइन है इसके साथ क्या होना चाहिए, पेनल्टी तो लग गया, द कंपनी शेल बी लाइबल इन एडिशन टू रिफंडिंग द अमाउंट, तो along with interest, तो ये रिफंडिंग के साथ में ही इंटरेस्ट आना चाहिए था ना, पेनल्टी तो अलग पॉइंट हो गया, मिक्स हो गए दोनों पॉइंट, मतलब लिखा सही है लेकिन थोड़ा मिक्सिंग हो गई कि अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 12% पर एनम, कहां से कहां तक का है, उसके अलावा दे हैव टू पे पेनल्टी आल्सो, और फिर पेनल्टी, अच्छा पेनल्टी भी कंपनी के अगेंस्ट में है कि किसके अगेंस्ट में बच्चों, कंपनी शेल बी लाइबल, कंपनी शेल बी लाइबल, कंपनी शेल बी लाइबल। तो एक्चुअल के अंदर है कौन भैया, लाइबल है कौन, देखें, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। बच्चे लोगों तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था, इस वजह से इनको मिले हैं 4 में से 2 नंबर। तो सबक क्या सीखा, अच्छी बात ये सीखी कि इन्होंने बहुत प्रॉपर ढंग से चीजें खूबसूरत तरीके से लिखी हैं, लेकिन लिखते हुए कहीं पे एक आध 2 जगह पे प्रोविजन मिस हो गया है, इसलिए 4 में से 2 नंबर ही मिले, 2 कट हो गए, ये हमारे सीखने की बात हो गई। चलिए 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 अगला क्वेश्चन इन्होंने कौन सा किया है भाई, Hence in the question given, ठीक है, if company raise money through share at discount shall be liable to penal provision, लिख दिया ना भाई, उतना ये लाइन की जरूरत ही नहीं थी, तुमने पेनल्टी लिख दिया ना। अब इस भाई की एक और खासियत देखना आप, हर क्वेश्चन का हर पार्ट भी अलग पेज पे करते हैं, जैसे ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया, इस पेज का इस्तेमाल किए ही नहीं, ये इसके सेकंड पार्ट को करने के लिए भी अगले पेज पे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं, बराबर। तो तगड़ा काम है भाई। तो ये इन्होंने किया है भाई, ये क्वेश्चन में अगेन बच्चों इनको 4 में से 2 नंबर इसके अंदर भी मिले हैं, देखें क्या था, क्या होना चाहिए था। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, एचआर एंड एसोसिएट्स आर द ऑडिटर ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंपनी रिसेंटली इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर, दे हैव एडेड मैनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू द कॉस्ट ऑफ पीपी, ठीक है। द जूनियर ऑडिट टीम मेंबर आर नॉट श्योर अबाउट विच कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी, तो कुछ एग्जांपल्स दो आप दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। 4 नंबर का बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, 4 में से 2 मिले हैं, तो देखें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने। पहला, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी ऑफ, अच्छा ये करने से फायदा ये है, आप ये तो देख ही रहे हो कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है यार, क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं तुम्हारे साथ साथ में, है ना। तो कॉपी ऑफ ओपनिंग का न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, बराबर से कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल के लिए जो खर्च किया, या कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ न्यू लोकेशन, न्यू क्लास ऑफ स्टाफ का ट्रेनिंग दिया, और जो जनरल ओवरहेड है बच्चों, ये चीजें इन्होंने बोली यहाँ पे जो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी पीपी में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई इनका आंसर देखते हैं, आइए। सबसे पहले एग्जाम्पल इन्होंने स्टार्टिंग में समझा दिया, ओके। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट, ओके, इसमें आया जनरल ओवरहेड, लास्ट में दे रखा था। कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेशन ओपनिंग बिल्कुल सही है, देन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी, एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गया, हायरिंग वायरिंग का पॉइंट इन्होंने दे दिया, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सर मार्केटिंग वाला भी तो उसमें था ना, देखो 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 क्या था समझना, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल, ठीक है। अब इसमें पूरा कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट,
अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे एडवर्टीजमेंट न्यू प्रोडक्ट का बच्चे लोगों, वहां नहीं तो मारे जाएंगे, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट तो माने ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। देन ट्रेनिंग के साथ भी अपना एक प्रॉपर पॉइंट आना चाहिए था, कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ न्यू लोकेशन विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, तो ट्रेनिंग आती है। नॉर्मल ट्रेनिंग थोड़ी आएगी भाई, नए कस्टमर्स हो रहे ना, नया लोकेशन पे हम जा रहे हैं। तो इन्होंने पॉइंट्स लिखे तो सही है लेकिन प्रॉपर नहीं। तो सजेशन आंसर जब भी 4 में से 2 ही नंबर मिले, अगर 2 नंबर और चाहिए बच्चों तो जो एकदम प्रॉपर है, जैसे इनोग्रेशन कॉस्ट एकदम बढ़िया पॉइंट था, सही लिखा इन्होंने। यहां आकर के मेन लाइन जो थी वो नहीं दे करके इन्होंने खाली ब्रैकेट वाला कंसेप्ट फॉलो कर लिया, वहां अपन थोड़ा सा दिक्कत के अंदर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि नया प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट है तभी इसके अंदर हो गया बराबर से। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब जो आपको जो मैं रोज कहता हूं ऑडिट के अंदर, जैसी चीजें इंक्लूडिंग कॉस्ट, तो मेन लाइन तो ये है, वो अगर छूटेगी तो अपने लिए दिक्कत आएगी बच्चों, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऐसा हर बार नहीं होने वाला, कई बार ऐसी आपको नंबर तगड़े भी देगा। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों 3 में से 3 नंबर मिले, इसको 3 आउट ऑफ 3। सर ऐसे कैसे मिल गए? आईसीआई मेहरबान हो सकती है कभी कभार अपने पे भी, आना ऐसा होता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद फंडामेंटल प्रिंसिपल, और कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई होगा? सबसे पहला, चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट ऑडिटर ऑफ फर्म इज सिस्टर एज अ पार्टनर, यहां कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? सेकंड नंबर, अप्रोच इज फ्रेंड टू सीक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस फेल टू इन्फॉर्म इज क्लाउड अबाउट चेंज ऑफ लॉ एप्लीकेबल। तो 3 चीजें हैं और 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल बच्चों इन्होंने लगाए। पहले वाले में सिस्टर है, वहां ऑब्जेक्टिविटी समझाया, दूसरे वाले में जहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग डालने को बोला वहां कॉन्फिडेंशियलिटी है, और तीसरे वाले में जहाँ लॉ का पता नहीं है कॉम्पिटिशन केयर वाला पॉइंट लिखा गया है। देखें स्टूडेंट ने कैसे लिखा है, 3 में से 3 नंबर पूरे कैसे आते हैं बच्चों, देखना। ये देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल के खाली नाम दिए पहले तो, फिर इन्होंने पूरा समझाया। चार्टेड अकाउंटेंट इज इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ फर्म इन विच इज सिस्टर वाज पार्टनर, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये देखो, auditor is working in a firm where there is a familiarity threat, a chartered accountant in practice was approached। अच्छा, ये अब देखो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ये देखो इतना ही। अब अगर यहां से तुम मैच करके देखोगे भाई साहब तो लगेगा सौर, इतनी तो बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। Principle of objectivity required that professional accountant shall not undertake activity in circumstances or relationship undue influences of account professional judgment regarding the activity। ऐसा कहीं तुमको देखने को मिला क्या इधर बराबर? तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर से सर तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चे लोगों को जितना मैटर आप स्टडी मैट से या जिस बुक से पढ़ रहे हो उसका मैटर लिख सके, आइदर पॉइंट्स में आइदर पैराग्राफ पे उसको लिखिए, और एकदम क्लीन आंसर, एकदम नीट कॉपी, कहीं काट छाट ज्यादा नहीं, वो चीज अपने को फॉलो करनी है ना। देखो सेकंड पॉइंट में इन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला समझा दिया, ठीक है, कि भाई आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। और तीसरे वाले में और पूरा ये देखो पूरा डिटेल समझाया। तीसरे वाले में इन्होंने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर को समझा दिया। तो और एकदम अलग अलग, बिल्कुल खुला खुला जिसको अपन कहते हैं, तो अपने को पूरे मार्क्स मिल गए। ध्यान में रखना अगले क्वेश्चन में भी, इसके 4th पार्ट में भी बच्चों पूरे में से पूरे नंबर मिले हुए हैं। 4th वाला भी देखो आप मेरे साथ में, क्या है देखिएगा। You have been appointed as auditor of a limited company. The company is registered as a Nidhi company. Okay. What are the reporting requirement of Nidhi company under कारो? बच्चे लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, कारो में निधि की रिक्वायरमेंट। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को वहां पे देके रखे हुए हैं, देखें यहाँ क्या यूज किए इन्होंने। एक पॉइंट दे रखा था 1:20 नेट ओन फंड वाला। सेकंड नंबर 10% आपने को अनकमेंड वाला मेंटेन करना है, और तीसरा अगर कोई भी डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट में है तो उसका डिटेल्स अपने को देना पड़ेगा। ये लिखा है 3 में से 3 नंबर पूरे इनको मिले हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या आंसर में तीनों पॉइंट कवर किए हैं क्या, है ना, चेक करते हैं ना। और देखो हर क्वेश्चन अलग उसके ऊपर है। ये देखो तो कारो की रिक्वायरमेंट पे पहला नंबर नेट ओन फंड वाला देखो 1:20 एकदम प्रॉपर लिखा है। सेकेंड नंबर आप देखोगे तो 10% ऑफ टर्म वाला पॉइंट भी एकदम प्रॉपर है। तीसरा वाला अगर डिफॉल्ट गया आपने पेमेंट के अंदर तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर। 3 पॉइंट चाहिए थे, 3 पॉइंट लिखे, 3 में से 3 नंबर मिले। हर एक के बीच में एक लाइन का गैप भी देख रहे हो। अंडरलाइन हालांकि खूब किए इन्होंने, हर एक 2 लाइन्स के नीचे अंडरलाइन किया है। कोई बात नहीं, टाइम मिलता हो तो करिएगा, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जम्पशन वाली कॉपी आपको दिखा रहा हूं बच्चे लोगों में, टॉप कॉपी दिखा रहा हूं इस वक्त मैं आपको कि कैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट हुआ आप लोगों के कि भाई साहब कैसे लिखना है अपने को, कैसे आंसर ड्राफ्ट करना है। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं बच्चों, जिसमें इनको मिले हैं 14 में से 13,
खाली ए वाले में 6th के मार्क्स कटे हैं, बाकी तो भाई पूरे में से पूरे नंबर हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा अपने को, सीखने को मिलेगा अपने को। आओ सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, मिल करके सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बचे लोगों 6th का ए नंबर, देखते जाना। आज के सेशन का पर्पस ऑडिट को धमाकेदार तैयारी के साथ आगे बढ़ाना, मार्क्स पूरे चाहिए, तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन और क्या एडिशनल चीजें ऐड करनी है वो देख लो। कॉपी दिखा रहा हूं तुमको इसलिए यहाँ पे। CAM is the engagement partner of the firm and he is auditing the financial statement of a listed entity ABC Limited. The audit firm has determined that, अच्छा पहले देख लो इन्होंने किया कौन सा यार, पता लगे किया कुछ और हो। ये रहा 6th वाला, अगला 6th ही किया है, बढ़िया। 6 का A ऐसे 220 वाला फर्स्ट वाले किया बच्चों, फर्स्ट वाले किया। CAM इज द एंगेजमेंट पार्टनर है और ही इज ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी ABC लिमिटेड। ऑडिट फर्म हैज डिटरमाइंड दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड, क्या बात है, SQC1 में भी है। फॉर दिस असाइनमेंट डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ M एज एंगेजमेंट पार्टनर फॉर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर SA 220। ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसमें इनको 4 में से 3 मिले, 1 नंबर उड़ा, बाकी सब में पूरे में से पूरे हैं। तो ऐसे 220 में क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिए बच्चों। सबसे पहला डिटरमाइन करना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। सेकंड नंबर सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाई, ठीक है। तीसरा नो डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तब तक नहीं करेंगे। अगर कोई डिफरेंस आता है बिटवीन एंगेजमेंट टीम और उसमें तो कंसल्ट करेंगे। बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंगेजमेंट टीम शेल फॉलो द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिजॉल्विंग द डेफिशिएंसीज ऑफ ओपिनियन। 4 पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखे गए, आपके सामने हैं। आओ जी देखें, यहाँ पे सबसे पहला डिटरमाइन करना वेदर देयर इज ए नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, सही है, अपॉइंटेड है कि नहीं है। All the matter which are contained या difficult significant are reviewed by the quality control reviewer। The engagement वाला पॉइंट ये भी ठीक है। डेट नहीं आनी चाहिए जब तक ये हो नहीं जाए। एंगेजमेंट पार्टनर शैल नॉट साइन नहीं करेगा, पूरा डिटेल में इन्होंने दे दिया। और हेल्थ इन दिस केस, ओके 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 बच्चे लोगों, 1 पॉइंट का मिसिंग है। बोलो क्या कहते हो। चौथा पॉइंट इन केस ऑफ डिफरेंसेस हमको क्या करना चाहिए था, वो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है। इसलिए बच्चों 4 में से 3 नंबर है। बोलो क्या कहते हो, जैसा लिखा। अच्छा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हो, लेकिन कीवर्ड सारे आगे पढ़ती अपने को पता लगे, इन्होंने अंडरलाइन भी कर दिए। नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है क्या, अगर है तो अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड वाले में देखो, ये वाली लाइन तो एक्स्ट्रा लिखी है इन्होंने, है ना, कि भाई ऑल द मैटर विच आर कंटिन्यूज और डिफिकल्ट आर सिग्निफिकेंट आर रिव्यूड बाय द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, है ना। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये है बच्चे लोगों कि आप जब आंसर को ड्राफ्ट करें तो ध्यान रखें, जैसे नॉट टू डेट वाला पॉइंट आया, अब ये नॉट टू डेट वाले पॉइंट के साथ में इन्होंने इतना पॉइंट और लिख दिया, उसको साइन नहीं करना चाहिए जब तक रिव्यू नहीं आ जाए। तो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में भी एक बार लिख दें, लेकिन जो चीज वहां है, जो कीवर्ड्स हैं वो आ जाने चाहिए। प्रॉपर आंसर इन्होंने लिखा, 1 पॉइंट गलत हुआ तो मार्क्स कटेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मार्क्स 2 जगह ही कटेंगे। एक तो प्रोविजन ही नहीं आता है तो बात ही खत्म हो गई, जैसे यहाँ पे हुआ, आता हुआ है लेकिन प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं किया तो भी मार्क्स वहां पे उड़ने वाले हैं भाई। तो इसलिए दोनों चीजों पे हमारी मजबूती होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। चलो 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 अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला 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 क्वेश्चन कहाँ है। ओके, 6th का B नंबर बच्चों, पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, क्या बात है सर, क्या बात कर रहे हो। यस, B नंबर। MNB बैंक एडवांस सर्टेन लोन गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट द प्रूडेंशियल नॉर्म क्या है फॉर एसेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्नाइजेशन सच लोन। बच्चों गवर्नमेंट गारंटीड के 2 दे रखे हैं तुमको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट आंसर इसका, एकदम डायरेक्ट आंसर है, रट्टा मारने वाला आंसर है बच्चे लोगों। ये देखो 2 पैराग्राफ स्टडी मैट में दे रखे, अल्टरनेट आंसर भी है इसका। ये वाला पूरा एसएमए वाला, देखते हैं स्टूडेंट ने कौन सा लिखा होगा। ठीक है, इन्होंने कौन सा लिखा है अभी, एसएमए वाला लिखा है क्या, नहीं इन्होंने डायरेक्ट वाला लिखा है। क्या बात है बच्चों, बहुत सिंपल आंसर है, सुनना क्या क्या चीजें चाहिएगी। इन केस ऑफ अकाउंट ओवरड्यू मोर देन 90 डेज, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, जहां पे गारंटी अभी तक नॉट इन्वोक्ड, ये मेन वर्ड है, कई बार देखते हैं इसने लिखा है कि नहीं लिखा है। रेपुटेटेड वुड बी क्लासिफाई स्टैंडर्ड एसेट की तरह मानना है, बट रिगार्डेड एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पस। ठीक है, ओवरड्यू फॉर 90 डेज हो चुके हैं।
सेकेंड नंबर आया अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो उसको एनपीए मान लेना है। यहां पे भी इफ इट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज बोथ प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पस के लिए, दोनों के लिए उसको आपको ओवरड्यू ही मानना है। स्टेट वाले में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आपको आंसर दिखाऊं। वेयर लोन हैज बीन सिक्योर्ड और गारंटी एंड गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गारंटी इज नॉट, ये देखो बच्चों एज इट इज लाइन दिख रही है, सच लोन शैल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड लोन ऑलवेज, बट एनपीए मानना है इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पस के लिए, एकदम परफेक्ट लिखा है ना। सेकंड नंबर बच्चे लोगों स्टेट गवर्नमेंट का है, ये इन्होंने लिखा है, अच्छा हैज बीन गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ सच लोन आर ओवरड्यू मतलब मोर देन 90 डेज हो गए, बस यहाँ लिख देना चाहिए था इनको। दे शैल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोथ इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोविजन पर्पस, देखो दोनों के लिए एनपीए मानना है, ये भी इन्होंने लिख दिया। तो बच्चों पूरे में से पूरे नंबर मिल गए। और लिखने का तरीका देखो एकदम क्लियर कट कॉमनली, कई बार होता है ना राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है और हर क्वेश्चन का हर पार्ट भी अलग अलग पेपर पे लिखा गया है। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉपी दिखाने का पर्पस यही है कि आप देख पाओ कि सर बढ़िया नंबर आते कैसे हैं, आखिर करते क्या है अपनी कॉपी में अच्छा नंबर लाने वाले, तो देख लो ऐसी कॉपी तुम्हारी भी होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सी वाले पे। Mr. D, an auditor, while auditing AC Limited, identified certain misstatement in relation to particular class of transaction and account balances. He had communicated some of TCWG and also taken written representation for the same. Okay. State the audit documentation जो हमको चाहिए कि misstatement, देखो क्वेश्चन कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचता है। स्टूडेंट सोचता है misstatement का क्वेश्चन है, फिर उसको लगता है यार TCWG को कम्युनिकेट किया तो 265 का क्वेश्चन नहीं हो जाए 60 का, फिर आगे पढ़ते पढ़ते उसको लगता है डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन तो नहीं है, आखिर इसका आंसर है क्या। देखो बच्चों आंसर बता रहा हूं मैं, यहां से देखना, ये देखो डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड रिगार्डेड एज क्लियरली ट्राइबल, ठीक है। ऑल मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड अगर करें ड्यूरिंग द ऑडिट वेदर दे हैव बीन करेक्टेड, और तीसरा ऑडिटर का कंक्लूजन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर है क्या वो मटेरियल है क्या इंडिविजुअली या एग्रीगेटली, ठीक है। 3 पॉइंट एकदम आसान पूछे गए, क्या लिखा गया है इन तीनों का आंसर, लैंग्वेज क्या रही है बच्चों देखना, अलग अलग पेज पे ही आंसर दिया इसने, ये देखो अगला पेज आ गया। पहला पॉइंट देखना, अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज ट्राइबल। चलो 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 यहां से वापस देखो, अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्राइबल बराबर, ये देखो सेम लिखा, क्लियरली वर्ड की जरूरत नहीं है, मेन कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाने चाहिए, दिख रहे हैं। अच्छा आगे इन्होंने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एज ट्राइबल आर नॉट कम्युनिकेटेड टू TCWG, ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया और इसको समझाने के लिए, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट देखो, लाइन छोड़ करके लिखा है, misstatement accumulated during the audit and whether they have been corrected by management and those charged with governance। ये देखो करेक्शन वाला पॉइंट अपना कि करेक्ट किए कि नहीं किए, कहाँ गया, ये रहा सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड वाला द ऑडिटर कंक्लूजन वेदर द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटीरियल ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर बेसिस फॉर दिस कंक्लूजन, कि भाई ये जो अनकरेक्टेड वाले हैं वो मटीरियल है क्या, इतना इंपॉर्टेंट है क्या ज्यादा, इंडिविजुअली एग्रीगेट, आई थिंक इंडिविजुअली एग्रीगेट वर्ड इसने नहीं लिखा रहेगा, नहीं ये लिखना चाहिए था, अच्छा वर्ड है, कीवर्ड टाइप है। यहाँ पे क्रॉस तो पेपर के लिए लगा दिया, लेकिन बच्चों मार्क्स मिले हैं पूरे, देख लो 3 में से 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स मिल गए, क्या बात है ना। देख रहे हो प्रेजेंटेशन देखते जा रहे हो ना। इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज व्हेन द एंगेजमेंट टीम अरे क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, जेके लिमिटेड हैज ओपन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर दैट दे वांट प्लांट एंड मशीनरी, capital outflow will be used, they are considering the taking lease, they having approached several parties and having shortlisted one of them, shortlist किया, who is ready to give the plant on lease for 11 years, shortlist कर दिया, 11 साल के लिए देने को तैयार है, which is approximately the estimated economic life of asset. As per agreement, JK Limited bear the insurance and maintenance expenses. Which kind of lease agreement? Financial lease है कि operating lease है, जिसमें आप एंटर करने जा रहे हैं, ओनरशिप का स्टेटस क्या रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, टैक्स बेनिफिट क्या रहेंगे। और भाई साहब 3 नंबर में जान ले लो, तुम सब पूछ लो 3 नंबर के अंदर, है ना, आ जाओ 3 मार्क्स में सभी पूछ लो भाई तुम, ये देखो ये रहा आंसर, आंसर छोटा ही है, दिक्कत नहीं है। इन द गिवन सिचुएशन बच्चों क्वेश्चन के बारे में समझा दिया, AS 19 का रेफरेंस दोगे तो मजा आएगा।
ओनरशिप किसके पास रहेगी, इसमें अपन जानते हैं हमेशा लेसी के पास ही रहती है। ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड विद द लीज टाइटल मे और मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर। ठीक है, सिंपल। सेकंड नंबर, ट्रीटमेंट क्या होगा, फाइनेंस लीज इज ट्रीटेड लाइक अ लोन एग्रीमेंट की तरह से होगा, बराबर से बैलेंस शीट के अंदर आएगा लेसी की। हेंस द एसेट ओनरशिप इज कंसीडर्ड फॉर दैट ऑफ लीज एंड दस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ लेसी। देन टैक्स बेनिफिट क्या रहेंगे, लेसी कैन क्लेम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों क्लेम कर सकता है। भाई ऊपर इन्होंने दे दिया बच्चों, ये देखो, दे हैव टेकन प्लांट ऑन लीज अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है। सेम विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज मानी जाती है। ये आंसर में दिया है। यहां क्या लिखा है बच्चों, देखना, पूरे में से पूरे नंबर है, इसमें भी दो तरह की लीज होती है, ये समझा दिया। AS19 का रेफरेंस दे दिया, कंडीशन पूरी हो रही है तो फाइनेंस लीज होगी। क्या बात है, वन ऑफ सच कंडीशन इज, ये वाला पॉइंट बच्चों, द टाइम पीरियड ऑफ लीज सब्सटेंशियली कवर द होल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, जो कर रहा है 11 साल वाला, और 11 साल ही है। तो ये तो इन्होंने फर्स्ट का आंसर तो बहुत प्यारा, जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बुक के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स की तरह से दिखाया जाएगा। और एक्स्ट्रा दे दिया 2 कंपोनेंट्स, 1 टुवर्ड सेटलमेंट, रिडक्शन ऑफ लीज लायबिलिटी एंड अदर कंपोनेंट। बच्चों जितना ज्ञान चाहिए था उससे ज्यादा दे के आया भाई, ये तो पर उतना दे दोगे बहुत है। दोनों क्लेम कर सकता है, ये देखो, कंपनी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन आल्सो। टैक्स बेनिफिट क्या रहेंगे, विल नॉट रिकॉर्डेड रेंट एक्सपेंसेस, इंस्टेड इट विल क्लेम बेनिफिट एंड डेप्रिसिएशन। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट और इंटरेस्ट वाला पॉइंट पूरा आ गया यहाँ पे, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना। ओनरशिप के बारे में नहीं लिखा गया, 3 में से 3 पूरे मिले बच्चों। ओनर कौन रहेगा, अलग से हेडिंग नहीं डाली है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाल दिया। व्हाट अबाउट ओनरशिप, $11 ईयर अप्रोक्सीमेटली। ओनरशिप वाला पॉइंट अलग से इन्होंने शो नहीं किया है। एंड ऑफ द लीज, ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन एट द एंड ऑफ लीज, लीज के एंड में ओनरशिप ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, ओनरशिप वाला पॉइंट डायरेक्टली तो नहीं दिखा है। तो सर ये तो फर्जी नंबर मिल गए, फर्जी नंबर नहीं, पूरे नंबर। यहाँ ओनरशिप वाला पॉइंट एक इनको लिखना चाहिए था अदरवाइज। ठीक है भाई, तो नहीं है सो नहीं है, लेकिन जो चीज दे रखी है एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन हर एक बात का। तो ऑडिट के पेपर को करने का तरीका बच्चे लोगों, सबसे पहले तो पहचानो कि भाई साहब क्वेश्चन कौन सा जो है वो पूछा गया है, कहां से, कौन से चैप्टर से है, और जितनी चीजें पूछी गई हैं टू द पॉइंट आंसर लिखिए। और इस तरीके से क्लियर वे में आंसर अगर आप समझाएंगे तो अपने को बढ़िया मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं, है ना। बात समझ में आया आप लोगों को? तो बच्चों इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को खाली फर्स्ट वाले में से 4 में से 3 मिले थे, बाकी सारे क्वेश्चन में से फुल मार्क्स है, 14 में से 13 मार्क्स है। तो आज का ये सेशन का पर्पज ही आपको ये दिखाना है कि भाई साहब देख लो नंबर कैसे आते हैं पूरे में से पूरे। हमको लगता है ना सर ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, तुम लोग के सामने, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और आपको मैं करा रहा हूं जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि यार नंबर कैसे पूरे में से पूरे आते हैं। सेकंड के 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, सेकंड सी और सेकंड डी। ये देखते हैं बच्चों, देखना, सेकंड सी और सेकंड डी, इनको चेक करते हैं। 2 क्वेश्चंस और आज के सेशन के लिए, ये रहा देखिए, ठीक है। सेकंड का सी वाला क्वेश्चन बच्चों पूछा है कि जेके लिमिटेड पेजर मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट लुकिंग डिमांड व्यू ऑफ कंपनी ग्रो कंटिन्यूसली, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन मार्केट में आ गए हैं तो बट ऑब्वियस है कंपटीशन बढ़ गया, शेयर होल्डर वर द व्यू दैट ऑडिटर फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, कि आपने फ्यूचर के बारे में हमको बताया नहीं, इनेबिलिटी के बारे में। तो बच्चे लोगों ने इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में पूछ लिया है ना कि भाई हम गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो, सी नंबर। तो सी नंबर के आंसर में देखो इनहेरेंट लिमिटेशंस 1 2 पूरा इनहेरेंट का डिटेल पूछा है आपने से, 3 4 टाइमलीनेस वाला, और लास्ट में जाकर के फ्यूचर इवेंट वाला पॉइंट जो है वो इन्होंने पूरा पूछा है, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स लिख दिए। क्वेश्चन 3 नंबर का ही है जिसमें अब आप देखें चक्कर ये कि पॉइंट 5 है, 3 नंबर का ही है। स्टूडेंट ने क्या किया होगा भाई, इसको तो देखना पड़ेगा अपने को। वाह, अगला क्वेश्चन सेकेंड ही अपने को मिल गया है। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बच्चों उसका मैटर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और इनहेरेंट आप लोग पढ़ के जाते ही हुआ है ना,
ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। देन उसके बाद में ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट, देन हमारा टाइमलीनेस वाला पॉइंट, और देन लास्ट में फ्यूचर इवेंट वाला पॉइंट है कि नहीं है भाई, किधर है फ्यूचर इवेंट वाला पॉइंट पे आ गया बच्चों, एकदम प्रॉपर। अच्छा सर लेकिन लैंग्वेज का क्या खेल किया होगा इन्होंने, आओ वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूं बच्चों, लैंग्वेज में क्या दिक्कत है, आइए लैंग्वेज भी चेक कर। देखो फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, adverse event may seriously affect the ability entity to continue as business. The business may cease to exist in future due to change in market condition या emergence हो गया नया business model का, ये ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, the auditor cannot predict future event, event may occur in future that may lead to closing down the operation of the entity। अब आप देखें प्रॉपर कहीं यहां से आंसर मैच कर रहा है क्या, एक वर्ड भी मैच नहीं करता अपने को दिख रहा है। तो सर ये तो और कंफ्यूजन हो गया हमारे लिए तो, कि वर्ड मैच नहीं कर रहा है फिर भी स्टूडेंट को उन्होंने मार्क्स दे दिए। अगर आपका पूरा आंसर में बच्चों ढंग से प्रॉपर प्रेजेंटेशन है तो कई बार कॉपी चेकर इस तरह की चीजों में भी आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। अच्छा स्टूडेंट ने लिखा वो गलत नहीं है, ये लाइन वही है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी कि भाई हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टडी मैथ से अगर अपन मैच करेंगे तो हमारे आंसर के लिए हमको दिक्कत दिखेगा कि यार पूछा क्या है दिया क्या है बराबर से। लेकिन चूंकि पॉइंट्स आप सारे लिख देंगे, प्रॉपर लिख देंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो कई बार होता है ना कि यार एक क्वेश्चन बहुत अच्छा गया तो दूसरे में आपने को थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया उसका, तो ऐसा इसको आप समझ सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए ना, ठीक है बराबर। एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं बच्चे लोगों, इसका डी नंबर क्वेश्चन जो इन्होंने किया जिसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। डी नंबर, B Limited manufacturing bedsheet and pillow cover. They have appointed CN company chartered accountant as their auditor. The auditor is establishing strategy with his team member. As the work progress, they came to know company ने diversify किया business को wood and furniture में. Auditor in his judgment considered it to significant factor in directing the engagement team effort. एग्जाम्पल देके बताओ कि कैसे डायरेक्शन देने चाहिए, क्या देने चाहिए, ये डी पॉइंट के अंदर बच्चों अपने से पूछा है। देखो क्या आंसर आएगा, मैंने आपको बताया भी था ये पॉइंट स्ट्रेटेजी के अंदर ये दे रखा था। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या है, लीगल फ्रेमवर्क में क्या चेंजेस हुए हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या चेंज हुआ है। 4 पॉइंट अपने को लिखने हैं, सेकंड चैप्टर का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा होगा भाई, देखें चारों पॉइंट आए कि नहीं आए। ये देखो लीगल एंड रेगुलेटरी लास्ट पॉइंट दे रखा था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट उससे पहले दे रखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चेंज दे रखा था, और पहला वाला चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डी वाला पॉइंट मुझे लगता है कि ऐसे ही आ गया है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स तो आगे बच्चों, इंडस्ट्री वाला आ गया, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, और लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ गए वो पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हालांकि इसमें कहीं है नहीं, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस वाला, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वाला आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन आईसीए ने पूरे में से पूरे मार्क्स दे दिए हैं। ताकि यहाँ क्रॉस लगा है, क्रॉस तो आई जगह के लिए लगाते होंगे, पूरे 3 में से 3 नंबर मिले, आप देख सकते हो टोटल 12 नंबर है इनके पास में। तो ये जो तरीका है प्रेजेंटेशन का, तो सर कुछ भी लिख के आ जाए नंबर मिल जाएंगे क्या, नहीं बच्चे लोगों। मेन समझाने का आपका मकसद मेरा ये है कि जितना बेटर तरीके से आप लिख सके, तो एक आध कोई पॉइंट इधर उधर हो भी गया तो आई थिंक कॉपी चेकर आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा और मार्क्स दे देगा, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन का असली पर्पस क्या है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके की कॉपियां लिखी जाती हैं, ठीक है, और हमको जो इससे ठीक चीज मिल रही है पहले वो उठा लेते हैं। तो हमने कहा सर जो पहले क्वेश्चन आता है उसको पहले हम करेंगे, हर एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन प्रॉपर करेंगे, कोशिश करेंगे कि काट छांट हमारे इसके अंदर नहीं हो बराबर। अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको हम अंडरलाइन भी कर करके आ सकते हैं बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहते हो बराबर, बात समझ में आया आप लोगों को। तो ये मेन चीज रहेगा बच्चों जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अब आप देख सकते हो जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन है बच्चों, इनमें अपने को पूरे में से पूरे मार्क्स जनरली मिल जाते हैं, समझ रहे आप मेरी बात को। तो अब यही मेरा आपसे सजेशन भी है बच्चों, आज का सेशन यही प्लान करने के लिए कि बेस्ट नंबर कैसे लाएं। तो सबसे पहला बच्चे लोगों, कोई भी चैप्टर को प्रॉपर तरीके से आप स्टडी करिए, और सेकंड नंबर बच्चे लोगों, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिससे आपको आंसर लिखने का तरीका पता लगेगा, है ना। और इन दिनों में लगातार मैं आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा भी रहा हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया, 2 कर लिया, 11th आज मैं लेकर के आऊंगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर कैसे ड्राफ्ट हुए वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉपर आप लोग भी उस चीज को ध्यान में रखने वाले हैं।
देन मैंने आपको कहा था कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया बच्चों, चैप्टर नंबर 6 हो गया, या चैप्टर नंबर 11 हो गया। ये 4 ऐसे चैप्टर है बच्चों जो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि इनमें चीजें ऐसी हैं जो आप वर्ड टू वर्ड याद करके जा सकते हो। तो मैं चाहूंगा, आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार इनको तो पूरा एकदम धमाकेदार तरीके से करके जाइए, ठीक है। उसके बाद में अगली प्रायोरिटी के अंदर अगर बात करूं बच्चे लोगों, तो उसमें चैप्टर नंबर 4 हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन 4 के एसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 और इसी का कनेक्टेड पार्ट है चैप्टर नंबर 7। ये तो आपको बहुत मजबूती के साथ तैयार करके जाने चाहिए। बाकी ठीक है, बैंक ऑडिट, अदर एंटिटीज वगैरह खूब सारे चैप्टर, लेकिन 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स 11 में से बहुत मजबूत करके जाने चाहिए। 4 और 7 मुझे पता है लंबे हैं, लेकिन ये सब ऐसे बेस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बेस है। तो अगर आपने स्टडी मैट के बैक साइड के जो क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं वो भी आपने बहुत प्रॉपर तरीके से कर लिए, तो इनकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आंसर आइदर पॉइंट्स फॉर्म में दे, पैराग्राफ फॉर्म में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। चीजें वहां प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हो जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए, जैसा आपको इस कॉपी के अंदर लगातार आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि इस कॉपी में आंसर का प्रेजेंटेशन, हर एक पार्ट का आंसर जो है वो इन्होंने अलग पेज पर किया है, और इवन हर एक के अंदर भी एक एक लाइन का गैप डाला है, जिससे एकदम क्लियर कट कॉपी पता लगे कि हाँ क्या लिखा है, कैसा प्रेजेंटेशन है। तो ऐसा कुछ हम भी अगर करेंगे तो मार्क्स अपने को बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ध्यान में रखने वाले हैं। तो ये आज के सेशन का पर्पस था बच्चों। बाकी लगातार रिवीजन सेशंस, एमसीक्यूज के सेशंस हम लोग लेकर के आ ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो उसको लाइक जरूर करोगे, शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बच्चों, जहां ऐसी चीजें हम आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा बच्चों, फिर आपसे मुलाकात होती है।